नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चौतरफा घिरी हुई नजर आ रही है। हर तरफ से वो घिरती हुई नजर आ रही है और तमाम कोशिशें ये की जा रही हैं कि कैसे नरेंद्र मोदी की गद्दी को बचाया जा सके, वो प्रधानमंत्री बने रहें। इसके लिए तमाम तरह की कवायदें की जा रही हैं, बिहार से लेकर और आप जम्मू कश्मीर तक अगर आप देखें तो आपको ये नजर आएगा कि कैसे सिर्फ एक चेहरे को बचाने के लिए क्या क्या किया जा रहा है। चुनाव आयोग से लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर तक क्या कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, ये सब आपके सामने है। मैं चुनाव आयोग पर आऊं और बिहार पर आऊं कि बिहार में किस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। उससे पहले मैं बात करना चाहूंगी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर की। पहलगांव के बाद पहली बार, एक बार तो किरण रिजिजू ने जब ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी तब उन्होंने ये माना था कि हाँ सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, और अब लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है जम्मू कश्मीर के, उन्होंने ये माना है कि कैसे 82 दिनों के बाद उन्होंने ये माना है कि जम्मू कश्मीर में पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था वो पूरी तरीके से सिक्योरिटी लैप्स था और वो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। एक अखबार को इंटरव्यू उन्होंने दिया है। इंटरव्यू देकर उन्होंने ये कहा है, और ये कहने में भी आप सोचिए कि उन्हें 82 दिन लग गए, और उन्होंने ये कहा है कि पहलगाम वॉज अ सिक्योरिटी लैप्स, आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट, यानी कि मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूं। अब सवाल ये उठ रहा है कि उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहे हैं? अगर जिम्मेदारी तय हुई है, और तब भी मैंने ये सवाल पूछा था कि अगर किरण रिजिजू ये बोल रहे हैं कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है तो किसकी जिम्मेदारी तय की गई है, और जिम्मेदारी अगर तय की गई है तो इस्तीफा कब होगा? निर्दोष 26 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। क्रॉस जो फायर हुआ एलओसी पर, उसमें भी कितने सारे लोगों ने, 16-17 लोगों ने अपनी जान को गंवाया। हमारे यहाँ शहादतें हुई, और अब ये कह रहे हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के उनका इसलिए तौर पर कहना है कि सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, वो ये मानते हैं और इसकी जिम्मेदारी वो लेते हैं। उन्होंने तो अपनी जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि अमित शाह अपनी जिम्मेदारी कब लेंगे, क्योंकि देश के होम मिनिस्टर तो अमित शाह हैं, और जम्मू कश्मीर क्योंकि एक स्टेट नहीं है, एक यूनियन टेरिटरी है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी जो सिक्योरिटी की तमाम जिम्मेदारी है वो सेंटर पर है, और सेंटर यानी कि होम मिनिस्ट्री यानी कि अमित शाह। तो अमित शाह कब सामने आकर इसकी जिम्मेदारी लेंगे, और अगर जिम्मेदारी लेंगे तो क्या वो इस्तीफा देंगे? ये एक बड़ा सवाल है। क्या नरेंद्र मोदी भी कभी आकर अपनी जिम्मेदारियों को कबूल करेंगे? क्या वो ये मानेंगे कि एक सिक्योरिटी लैप्स था? आप देखिए कि सरकार क्या करती हुई नजर आ रही है, कैसे वो तमाम चीजों को छुपाती हुई नजर आ रही है, और दूसरी तरफ चाहे सीडीएस हो, चाहे फिर एयरफोर्स के ऑफिसर हो, या फिर दूसरे अधिकारी हों या दूसरे ऑफिसर्स हों, वो सामने आकर पहलगाम से जुड़े तमाम जो सच है, क्या क्या हमारा नुकसान हुआ, क्या हमने सीखा है, इस सब के बारे में आकर बता रहे हैं। लेकिन कोई अगर इस पर बात नहीं कर रहा है तो वो है देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि उन्हें विदेश की यात्राओं से फुर्सत ही नहीं है। सवाल ये उठ रहा है कि अगर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो एक्सेप्ट तो आपने कर लिया, अच्छी बात है, 82 दिन के बाद कम से कम आपकी आंख खुली और आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन क्या ये खाना पूर्ति है? क्या ये बस यहीं पर ही खत्म हो जाएगा, या किसी का इस्तीफा होगा, या आगे कोई जिम्मेदारी तय की जाएगी? ये एक बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं कि इसी महीने के आखिर में मॉनसून सत्र भी शुरू होने जा रहा है, और विपक्ष ने पूरी तरीके से कमर कस ली है कि चाहे चुनाव आयोग का मामला हो या फिर पहलगाम का मामला हो, इस पर सरकार को पूरी तरीके से घेरा जाएगा, उसको जवाबदेह बनाया जाएगा। प्रधानमंत्री से लेकर अमित शाह से कहा जाएगा कि वो पार्लियामेंट में आकर उन तमाम सवालों के जवाब दे कि अभी तक वो आतंकी क्यों नहीं पकड़े गए, उनकी शिनाख्त क्यों नहीं हुई है, और जिस तरह से जो कार्रवाई की गई है उसके बाद जो खबरें निकल कर आ रही हैं, आखिर वो सब क्या है, और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? इस सब पर जवाब चाहता है विपक्ष, और आने वाला मानसून सत्र जो है वो बेहद गर्मा गर्म होने जा रहा है, साफ तौर पर लग रहा है। लेकिन इस सब के बीच बिहार में देखिए आप क्या कुछ हो रहा है। बिहार में
सूत्रों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि कैसे म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के नागरिक जो हैं वो बिहार में आ रहे हैं और बिहार में उनको इसलिए जो ये किया जा रहा है, एसआईआर जो किया जा रहा है, इसको जस्टिफाई किया जा रहा है। इसको लेकर तेजस्वी यादव ने बेहद बड़ा और करारा हमला जो है वो किया है। मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। तो तेजस्वी यादव को हम आपको सुनवाएं। और इस तरह की अगर कोई बात है भी तो आखिरी बार यूपी की सरकार में 2003 में एसआईआर हुआ था। उसके बाद से अब तक जो है इतने साल हो गए और इन सालों में कई चुनाव हम लोगों ने देखा। नरेंद्र मोदी जी का 14 का भी चुनाव देखा, 19 का भी देखा और 24 का भी देखा। यानी इनका कहने का मतलब ये है कि उस समय हम लोग 3-3, 4-4 लाख वोट से चुनाव हारे, तो क्या विदेशियों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया? 39 सीटें आई 40 में से, इस बार 30 सीटें आई एनडीए को, तो विदेशी यानी उनको वोट दे रहे लोकसभा के चुनाव में। बात ये खड़ा होता है कि 2005 के बाद से बिहार में किसकी सरकार है? एनडीए की सरकार है, बीजेपी की, नीतीश कुमार जी की सरकार है। 11 साल से केंद्र मंत्री कौन है? केंद्र में गृह मंत्री कौन है? 11 साल से देश का प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं। तो ये गलती किसकी है फिर? यानी गलती तो इन्हीं एनडीए वालों की है। अगर किसी को अगर मिला भी है नागरिकता या वोटर लिस्ट में अगर नाम भी अगर जुड़ा है तो ये इनकी सरकार रिस्पॉन्सिबल है, नीतीश कुमार और मोदी जी रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि 20 साल से बिहार में सरकार इनकी है, 11 साल से केंद्र में इनकी सरकार है। और ये जितने चुनाव जीत करके ये लोग गए, सरकार बनाए, तो यानी सब फर्जी है। यानी ये कहना क्या चाह रहे हैं? नेपाल की जहाँ तक बात है, आप जानते हैं बिहार का रोटी और बेटी का संबंध रहा है। बिहार पुलिस में, बिहार मिलिट्री पुलिस में गोरखा लोग हैं, नेपाली लोग हैं, आर्मी में नेपाली लोग हैं, भारतीय सेना में नेपाली लोग हैं। वहां जाकर के नेपाल में आप प्रचार करते आइए बहाली हो रहा है, आइए हमारे सेना में जुड़िए। ये देखिए, असल में सुप्रीम कोर्ट ने जब से मामले को संज्ञान में लिया है और जब से इलेक्शन कमीशन को सलाह दी है, तब से इनके हाथ पैर फूले हुए हैं। क्यों नहीं मिस्टर ज्ञानेश कुमार जो है आगे आकर के सारी बातों को रखते हैं? अभी कहेंगे कि फलना अभी ग्राउंड बनाने की बात की जा रही है, फिर बोलेंगे इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं सुप्रीम कोर्ट में कि फर्जी वोटर्स है, फर्जी वोटर्स है। अगर है भी तो रिस्पॉन्सिबल कौन है? इलेक्शन कमीशन है और एनडीए की सरकार है। तो आपने यहाँ पर सुना अभी तेजस्वी यादव को गंभीर सवाल उन्होंने उठाए कि सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरीके से गिर गया है चुनाव आयोग, इसलिए इस तरह की खबरें बता रहा है कि म्यांमार, बांग्लादेश, नेपाल के जो नागरिक हैं वो वोटर बन गए, विदेशी नागरिक वोटर बन गए, इसलिए एसआईआर किया गया है और उनको वोटर लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। इसके अलावा राहुल गांधी ने एक बेहद महत्वपूर्ण ट्वीट किया है और उन्होंने बिहार के हवाले से लिखा है कि बिहार बना क्राइम कैपिटल ऑफ इंडिया, हर गली में डर है, हर घर में बेचैनी है, बेरोजगार युवाओं को हत्यारा बना रहा है, गुंडा राज। और गुंडा जिस तरह से उन्होंने लिखा है वो काफी क्रिएटिव है। सीएम कुर्सी बचा रहे हैं, बीजेपी मंत्री कमीशन कमा रहे हैं। मैं फिर दोहरा रहा हूं, इस बार वोट सिर्फ सरकार बदलने का नहीं, बिहार को बचाने का है। तो आपने जंगल राज तो बहुत सुना था जब लालू प्रसाद यादव जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जब बीजेपी या एनडीए की सरकार नहीं थी, लेकिन अब जब हर रोज इस तरह की खबरें सामने निकल कर आती हैं, उन्होंने एक न्यूज क्लिप भी शेयर की है जहां पर 11 दिन में 31 मर्डर हुए हैं और ये लिखा है कि क्यों खून से रंग रही है बिहार की धरती, क्रिमिनल्स के निशाने पर पटना के कारोबारी, 10 लाख में पति, 4 लाख में कारोबारी का मर्डर। तो इस तरह की खबरें बिहार में आम हो चली हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि मीडिया का एक धड़ा इसको बिल्कुल नहीं उठाएगा। वो अभी भी लालू प्रसाद यादव के दौर का बताकर उस जंगल राज की याद जो है वो जनता को दिलाता है। चलिए, आज इन तमाम महत्वपूर्ण जो खबरें हैं इन पर हम चर्चा करेंगे, इन पर बहस करेंगे, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो खबर वो ये है कि क्या अमित शाह इस्तीफा देंगे, क्या
वो भी अपनी जिम्मेदारी को पहलगाम को लेकर कबूल करेंगे। सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन एक्सेप्ट करने के बाद जिम्मेदारी किसकी तय की गई है और क्या किसी का इस्तीफा होगा या फिर ये तमाम बातें सिर्फ हवा हवाई हैं। मैं सीधे मेहमानों के पास जाना चाहूंगी। स्क्रीन पर आप मेहमानों को ले आइए ताकि चर्चा का हम आगाज करें। दो खास मेहमानों को फिलहाल आप देख सकते हैं। सिद्धार्थ शर्मा जी हैं मेरे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, तथ्यों पर आधारित अपनी बातों को रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और स्वागत आपका। मेरे साथ ओमकारेश्वर पांडे जी जुड़ गए हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, तमाम जो खबरें उन पर पैनी नजर उनकी रहती है। ओमकारेश्वर जी बहुत स्वागत आपका कार्यक्रम में। और अब से कुछ ही देर में एक और खास मेहमान मेरे साथ उमाकांत लखेड़ा जी भी जुड़ेंगे। शुरुआत में सिद्धार्थ जी आपसे करना चाहूंगी कि ये जो तमाम खबरें आप देख रहे हैं, खास तौर पर 82 दिन के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर को ये ख्याल आ गया कि वो ये कह दें कि ये सिक्योरिटी लैप्स हुआ है, ये उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो जिम्मेदारी किसी को बचाने के लिए ले रहे हैं, और अगर जिम्मेदारी तय हो रही है तो क्या किसी का इस्तीफा होगा? उन लोगों का जिनका सरेआम कत्लेआम किया गया, अभी तक किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी तय नहीं हुई है, और ना ही वो जो आतंकवादी थे, ना वो पकड़े गए, ना उनकी शिनाख्त हुई है, लेकिन सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर पर वाहवाही हो रही है। जी, राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सत्ता में आई बीजेपी के लिए पहलगाम की जो घटना थी वो गले की हड्डी बन गई है। कश्मीर की सुरक्षा की जिम्मेदारी वाले बीजेपी सरकार के एलजी ने पहलगाम की जिम्मेदारी ली है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि वो जिम्मेदारी किसके साथ लेने वाले हैं। सूखा लेंगे या पानी के साथ लेंगे, चाय के साथ लेंगे, जूस के साथ लेंगे, ये उन्होंने नहीं कहा। क्योंकि सिन्हा जी व्यक्ति के नाते वो सज्जन हैं, इसीलिए सेवा सुरक्षा में चूक की जिम्मेदारी ले रहे हैं। पर वो जिस व्यवस्था के अंग हैं, जिस व्यवस्था के वो सदस्य हैं, मतलब आरएसएस या बीजेपी की जो इकोसिस्टम है उसके वो सदस्य हैं, वो एक संगठन है। संगठन के लिए हमेशा सत्ता सर्वोच्च होती है, उसके लिए सेवा सर्वोच्च नहीं होता। सर्वोच्च, देखिए आप संस्था के अगर सदस्य होते हैं, संस्थाएं जो होती हैं वो सेवा देती हैं, चाहे वो अस्पताल हो, चाहे वो स्कूल हो, तो संस्थाओं के अगर आप सदस्य हैं तो वहां पर सेवा दी जाती है। लेकिन आप अगर किसी संगठन के सदस्य हो, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं, संगठन मतलब ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी व्यक्ति अगर संगठन का सदस्य है तो संगठन सेवा नहीं देता है। संगठन सैद्धांतिक रूप से सत्ता संघर्ष में लगा रहता है, और सत्ता एक बार उसको मिल जाती है तो किसी भी कीमत पे वो सत्ता को पकड़े हुए रहता है। तो आपका जो ये थंबनेल है कि क्या इस पर गृह मंत्री या कोई और इस्तीफा देंगे, यहाँ पर कोई इस्तीफा देने की बात नहीं हो रही है। इस्तीफा देने का मतलब है कि आप सत्ता से दूर हट रहे हैं, सत्ता को आप छोड़ रहे हैं। संगठन में सत्ता के लिए जान लगाई जाती है, सत्ता के लिए ये इनके प्रकार सब कुछ किया जाता है। तो ये सब कुछ करने के बाद जो सत्ता मिली है, तो मुझे नहीं लगता है कि बीजेपी का कोई इसमें कोई जिम्मेदारी लेगा। हाँ, मनोज सिन्हा जी व्यक्ति के नाते, क्योंकि हो सकता है कि एक व्यक्ति होता है, उसके अंदर सज्जनता रहती है, उसके अंदर कोई आत्मा की पुकार हो जाती है, वो कह देता है कि हाँ ये मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर जिम्मेदारी है तो आज ही हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के बगल में लद्दाख में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उनको बदला गया है, उसके अलावा भी और कुछ राज्यों में राज्यपाल बदले हैं। तो यहाँ पर तो हमने नहीं देखा बदलते हुए, क्योंकि बदलने का मतलब है कि अगर वो खुद इस्तीफा देते हैं या उनको हटाया जाता है, इसका मतलब ही है कि बीजेपी ये मान रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर जो सत्ता में आई वो राष्ट्रीय सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना है वही नहीं दे रहा है, इसका मतलब या तो वो अपने आप को नाकाबिल सिद्ध कर रहा है, या तो अपने आप को कोई काम करने का वो काबिल नहीं है, या तो अपने आप को वो धूर्त सिद्ध कर रहा है कि हम काम तो हमको आता नहीं है, लेकिन हम जबरदस्ती बैठे रहेंगे कुर्सी के ऊपर। इसीलिए ये कुर्सी पर बैठे रहना उनकी भी मजबूरी है। व्यक्ति के नाते वो भले उनके मन में कुछ आत्मा की पुकार आई होगी, उन्होंने मान लिया, क्योंकि हमें पता है कि पहलगाम होने से, पहलगाम शायद 21 या 22 अप्रैल को हुआ था, उससे एक हफ्ता या 10 दिन पहले केंद्र सरकार की ओर से गृह मंत्री वहां पर कश्मीर में गए थे। उन्होंने एक उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक बुलाई थी। उस बैठक में से जम्मू कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उनको वहां से, माफ कीजिएगा, उमर अब्दुल्ला जी, उनको वहां से उस मीटिंग से बाहर किया गया। उसके बाद वो मीटिंग की गई। तो आप एक हफ्ते पहले अगर देश के गृह मंत्री और वहां के उस सूबे के लेफ्टिनेंट गवर्नर सुरक्षा को लेके अगर कोई बहुत बड़ी बैठक कर रहे हैं, और उसके एक हफ्ते के बाद
अगर इस तरह का पहलगाम जैसा एक नरसंहार हो जाता है, वो भी तब जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस भारत में आए हुए हैं, वैसे समय में अगर इस तरह की घटना घटती है तो स्वाभाविक है कि सुरक्षा में सिर्फ चूक नहीं हुई है, इसका मतलब है कि वो पूरी पूरी की पूरी उस समय की घटनाक्रम जो हुआ है वो याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि वो पहलगाम में जहां पर भी ये हुआ था वहां पर कई किलोमीटर तक कोई भी एक पुलिस वाला भी नहीं था। तो एक भी अगर पुलिस वाला नहीं रहेगा, वहां पर आके अगर आतंकवादी इस तरह का नरसंहार करेंगे, तो स्वाभाविक है कि अभी तक 3 महीने होने को आ गए, 2.5 महीने हो गए, अभी तक वो आतंकवादी कौन थे, वो 4 थे, 5 थे, 4.25 थे, 4.25 थे, ये भी नहीं पता, उनको ये पकड़ नहीं पाए हैं, उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो मेरे ख्याल से लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा जी व्यक्ति के नाते उनके मन में आत्मा की कोई पुकार हुई होगी, क्योंकि सब जानता है कि उनकी जिम्मेदारी थी सुरक्षा के लिए। एलजी का काम ही होता है सुरक्षा देना, तो सुरक्षा वो नहीं दे पाए थे, इसीलिए वो मान रहे हैं। लेकिन वो जिस संगठन के सदस्य हैं, वो संगठन क्योंकि सेवा देने के लिए और सुरक्षा देने के लिए नहीं बना है, वो लोगों को टाइट करने के लिए बना है। ध्यान में रखिएगा, बीजेपी का पूरा इकोसिस्टम कहीं ये नहीं करता कि हम लोगों को सेवा देंगे, वो हमेशा कहता है कि हम लोगों को सजा देंगे। उनको लगता है कि सत्ता का मतलब है कि हम हेडमास्टर बन गए, मेरे सामने जितने भी बच्चे हैं उनके ऊपर छड़ी चलाएंगे। इसीलिए आप कहीं देखते हैं कि वो बुलडोजर चलाते हैं। बातचीत में बीजेपी इकोसिस्टम के किसी से भी आप बात कीजिए, सामान्य व्यक्तियों से भी बात कीजिए, तो कहते हैं कि हाँ बीजेपी आई है ना तब से सबको टाइट किया है। तो मुझे ये बताइए कि जो सिस्टम ही दूसरों को टाइट करने के लिए बना है, वो अपने वो उसके लिए सेवा प्रमुख है ही नहीं, उसके लिए सुरक्षा देना प्रमुख है ही नहीं। तो अगर एलजी सिन्हा जी हो या होम मिनिस्टर अमित शाह जी हो, इसमें आप जिम्मेदारी कितनी भी ये लोग कहेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इस जिम्मेदारी को लेके लाल बहादुर शास्त्री की तरह अपने पद को छोड़ेगा कि हाँ ये जिम्मेदारी मेरी थी, मैं इसको पूरा नहीं कर सका, मुझसे गलती हो गई और मैं इस मामले में फेल हो गया करके ये छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि सत्ता ही इनके लिए प्रमुख है। ये सभी एक संगठन के अंग हैं, संगठन के लिए सत्ता प्रमुख होती है, सेवा प्रमुख नहीं होता। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर और कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन क्योंकि ये रिजाइन नहीं करेंगे, इसीलिए आने वाले मॉनसून सत्र में आपको विपक्ष भी दिखेगा काफी हमलावर होके लोकसभा के अंदर, संसद के अंदर। मेरे ख्याल से ये विषय इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला। आपके जैसे चैनल, डीबी लाइव जैसे चैनल, या जो चर्चा करते हैं लोग, चर्चा में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि विपक्षी दल हो, यहां तक कि भाजपा का वोटर के मन में भी आज ये सवाल है कि हमने तो भाजपा को वोट ही दिया था राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर, और वही चीज अगर जिस चीज के लिए मैंने वोट दिया है वही अगर पूरी होती हुई नहीं दिख रही है, तो भाजपा के वोटर का भी मोह भंग होगा। तो मेरे ख्याल से भाजपा एक अटपटी स्थिति में फंसी हुई है। वो ना आगे कुआं है पीछे खाई है, उसको कहते हैं ना कि एक सांप छुछुंदर वाली स्थिति में है। सांप अगर गलती से छुछुंदर को मुंह में ले लेता है तो अगर बाहर फेंकता है तो अंधा हो जाता है, अगर खा लेता है तो मर जाता है, तो उसकी मजबूरी होती है कि वो छुछुंदर को मुंह में ही लेके रहे। तो मेरे ख्याल से भाजपा की यह स्थिति हो गई है पहलगाम के बाद। मेरे ख्याल से बाकी बिहार का विषय है वो अगले सेगमेंट में बात कर लेंगे। मैं आपके सेकंड राउंड में आपके पास आऊंगी बिहार को लेकर, जंगल राज और जो कुछ बिहार में हो रहा है। ओंकारेश्वर जी, लेकिन सवाल ये है, जो सवाल सिक्योरिटी का है, सिक्योरिटी लैब से आपने जिम्मेदारी तो आप कबूल कर रहे हैं 82 दिन के बाद, चलिए आपको मनोज सिन्हा जी को ये ख्याल आ गया, लेकिन अमित शाह को क्या कभी कोई ख्याल आएगा? क्योंकि हमने 11 सालों में देखा है कि खैर ना तो यहाँ कोई इस्तीफे होते हैं, ना किसी की जिम्मेदारी तय होती है, बेकसूर चाहे मारे जाएं चाहे कुछ भी हो। लेकिन अब बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक आप देखिए, अगर चुनाव आयोग ये कहता हुआ नजर आए कि भाई म्यांमार, नेपाल और वहां के लोग जो हैं वो बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं और वो वोटर लिस्ट में शामिल हो रहे हैं और एसआईआर के जरिए, उस प्रक्रिया के जरिए उनको बाहर निकाला जाएगा, तो इस फ्रंट पर भी आप देखिए कि अमित शाह कितने फेल हैं कि ये सब हो रहा है और आपको वो इलीगल वोटर जो है वो वोट भी कर रहे थे। दूसरा, अगर इस बात को भी मान ले तो भी आप ये देखिए कि जिम्मेदारी तो अमित शाह की थी, और अमित शाह आप ये देखिए कि अब तक सिर्फ और सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपनी पीठ थपथपाई जा रही है, लेकिन इसको लेकर जिम्मेदारी जो है तय होना या फिर इस्तीफा होना, ये सब तो शायद होता नहीं है। क्या आपकी पहली प्रतिक्रिया? कश्मीर से शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर को लेके अब कोई भी पीठ नहीं थपथपा, उसको लेके तिरंगा यात्रा निकालने की भी जो कोशिश हुई वो भी नाकाम हो चुकी थी। घर घर सिंदूर बांटने को भी जो पार्टी ने और सरकार ने सोचा था वो भी बाउंस कर गया। दरअसल ये जो कुछ भी हुआ है, और आज जब उनका इंटरव्यू हमने भी देखा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी का,
वो आज इतने दिनों बाद उनकी अंतरात्मा जगती है और वो कहते हैं कि मैं ये लेता हूँ, इसकी जिम्मेवारी लेता हूँ। कम से कम कहते हैं कि ये सिक्योर है, तो कंप्लीट सिक्योरिटी फेल्योर है। तो ये आज याद आया, उस दिन याद नहीं आया था, ये घटना हुई थी उसके तुरंत बाद एहसास होना चाहिए था कि कंप्लीट सिक्योरिटी फेल्योर है। और फेल्योर है और इतने दिनों बाद आप स्वीकार कर रहे हैं, तो क्या है? फेल्योर तो मल्टीपल फेल्योर हो गया ना। पुलवामा हुआ, सीरियस सिक्योरिटी फेल्योर, उसके बाद क्या एक्शन हुआ? कुछ भी एक्शन नहीं, आपने बालाकोट स्ट्राइक कर दिया और साहब हमने मार दिया। चलो भाई, मान लिया देश ने कि आपने भी अपने गुस्से का इजहार कर दिया कि आपने सिक्योरिटी की व्यवस्था की पुलवामा के बाद। पुलवामा के बाद सिक्योरिटी की व्यवस्था की होती तो पहलगाम नहीं होता। आप कैसे कहते हैं कि उस इलाके में, अरे भाई पूरा जम्मू कश्मीर चप्पे चप्पे में आर्मी भरी पड़ी है, हर इलाका, हर सिविलियन इलाका, और बल्कि जंगलों में घूमते हुए नजर आएंगे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले ताकि आतंकवादियों को ढूंढ सकें। आप कहते हैं सिक्योरिटी नहीं थी। तो सिक्योरिटी फेल्योर ये आपका है या आपके सिस्टम का है? आपके सिक्योरिटी एडवाइजर का है या डीजीपी का है या फिर वहां के अधिकारी का है? आप तय करें ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी तय करें, कुछ एक्शन लेंगे ना। कहीं कोई गलती हो गई तो उसके बाद कोई कार्रवाइयां तो हो ना। पुलवामा के बाद कार्रवाई, ना अभी इसके बाद कार्रवाई। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपकी स्वयं की फेल्योर है या आप किसी और का फेल्योर अपने से रहे हैं। आपको लग रहा है कि अब मानसून सेशन आने वाला है तो जिम्मेवारी कहीं ना कहीं किसी पर उठाई जाएगी, तो भाई ठीक है, मैं ले लेता हूं कि मेरा फेल्योर है साहब। बाकी किसी का तो फेल्योर है नहीं। तो फिर गृह मंत्रालय का कोई काम नहीं, रक्षा मंत्रालय का कोई काम नहीं, बाकी का कोई काम नहीं। और इस फेल्योर के बाद जो आपने और फेल्योर इसमें जोड़ दिए, अभी तक तो ये सिक्योरिटी लैप्स मान लीजिए आपके कहने के मुताबिक। जब ऑल पार्टी मीटिंग होती है तो केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू कहते हैं कि हाँ मैं मानता हूं मेरा फेल्योर है। अरे भाई, जिसका फेल्योर है वो माने ना। इधर से उधर से ये मान रहे हैं, वो मान का क्या मतलब है? और मान रहे हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए ना कि इस सज्जन की गलती से हुआ है, इस सज्जन के नाकामी से हुआ है, इनको हम रिमूव करते हैं, इनको हटाते हैं। तो आप लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो तो खैर बीडी मिश्रा जी का टर्म पूरा हो गया तो आपने उनको हटा दिया। तो ये कोई मतलब नहीं बन पाता। और इसके बाद हम मल्टीपल फेल्योर की बात बताते हैं आपको। ऑपरेशन सिंदूर एक फेल्योर है। आपने उसमें क्या किया, इसको लेके जनरल सी ने सवाल, वो उनको जवाब देना पड़ा। सवाल क्या उठाए, उनको जवाब देना पड़ा। जब सिंगापुर में उनसे पूछा गया कि क्या हमारे भारतीय विमान गिरे हैं, दुनिया के अखबारों में ये छपा है, तो उन्होंने कहा कि गिरे हैं तो क्या है। कि सवाल ये नहीं है कि कितने गिरे हैं, सवाल ये है कि क्यों गिरे हैं। यानी जी। आपने मान लिया कि हाँ गिरे हैं। इसके बाद कैप्टन शिव कुमार ने कह दिया नेवी के कि साहब हमारे हुए थे, हम जवाब नहीं दे पाए। हाथ तो बंधे हुए उतने नहीं थे, क्योंकि आप तो कह ही रहे हैं ना कि हमने उनके एयर बेसिस को उड़ाया, लेकिन हाथ फिर बांध दिए गए थे। आपने 9 जगह आतंकी ठिकानों पे हमला किया ऑपरेशन सिंदूर के तहत। और रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय का जो ऑफिशियल ब्रीफिंग है उसमें ये साफ साफ मेंशन है, आपने सरकार ने स्वयं कहा कि जवाब में उन्होंने 36 जगह हमले कर दिए, पूरा वेस्टर्न बॉर्डर खोल दिया। उसकी जवाब में आपने उनके दो एक एयर बेसेस उड़ाए। उसके बाद आप रुक क्यों गए? फिर हाथ क्यों बंद गए आपके? जबकि गोदी मीडिया उस समय तक तो इस्लामाबाद पर कब्जा कर चुका था, कराची पोर्ट को उड़ा चुका था और पता नहीं कहां कहां घुस चुका था। तो ये अचानक रुकने की बात कहाँ है? ये सेकंड फेल्योर कैसे हो गया? इस फेल्योर में अमेरिका कहां से शामिल हो गया? उसको कहां से आपने ये इजाजत दे दी कि तुम बात करो? या आप बार बार उसको फोन क्यों कर रहे थे? क्या आप सक्षम नहीं थे? क्या 71 की लड़ाई में इंदिरा गांधी बार बार फोन कर रही थी अमेरिका को, जेडी वैंस साहब को और ट्रम्प साहब को, कि साहब हमारे बीच में ये हो रहा है और हम नॉन एस्केलेटरी कर रहे हैं, हम तो सिर्फ मुक्ति वाहिनी को सपोर्ट करने जा रहे हैं, इसको वार ना माना जाए? गजब हाल है भाई। आप डिसीजन लेते हैं कि आपको ऑपरेशन सिंदूर करना है, तो आपने अमेरिका को फोन क्यों किया? या अमेरिका का फोन आया तो उसको अटेंड क्यों किया? ये दूसरा फेल्योर है।
तीसरा फेल्योर कि आपने ऐसा क्या किया कि समूची विदेश नीति जो है आपकी एक्सपोज हो गई, पूरी दुनिया जो है अब समझ में आ गया कि कोई आपके साथ खड़ा नहीं है। कौन खड़ा है? तो एक इजराइल खड़ा है। कौन खड़ा है? तो कह रहे हैं कि ताइवान खड़ा है जो कुछ कर ही नहीं सकता। तीसरा कौन खड़ा है? आप बात कर रहे हैं तालिबान से। गजब हाल है, ये गजब हिंदुत्व है कि जिस तालिबान सरकार को भारत सरकार ने मान्यता नहीं दी है 2021 में आने के बाद, उसको आप फोन कर रहे हैं या उससे आप बात कर रहे हैं, उसका आप सपोर्ट ले रहे हैं। ये भी गजब है। ये अगर कांग्रेस सरकार ने किया होता तो आप तो राष्ट्र में भूचाल ले आते कि पता नहीं कौन सा राष्ट्रद्रोह कर दिया। तालिबान से आपका बात करना कोई राष्ट्रद्रोह नहीं है क्योंकि आप सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं। इतने मल्टीपल फेल्योर आपने पहलगाम के बाद जोड़ दिए कि उससे देश जो है वो एकदम सदमे में है। देश को समझ बिल्कुल। नहीं आ रहा कि हम जो 40 साल से कांग्रेस पर आरोप लगा रहे थे कि उसने पीओके नहीं लिया, ये जो पीओके लेने की स्थिति आ गई थी, इस्लामाबाद पर जो टेलीविजन चैनलों ने कब्जा कर लिया था, तो हमारे हाथ क्यों रुक गए? ये मल्टीपल फेल्योर है। इसका जनरल सिन्हा, इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर सिन्हा के कहने सुनने मानने से कुछ नहीं होने वाला है। सिस्टम को बताना पड़ेगा कि आपने ये क्या किया। आज हमारे पास सैटेलाइट है। हम कहते हैं 1-1 मीटर 2-2 मीटर के ऑब्जेक्ट और स्कूटर का जो नेम प्लेट है, नंबर प्लेट, वो भी जो है वो सैटेलाइट पढ़ सकता है। इतनी दूरी से उसका वो होता है। आप उसी आधार पे सटीक हमले करते हैं और आप ये ट्रैक नहीं कर पाए कि ये कहां से कौन से आतंकवादी आए और फिर कहां चले गए। ये गजब है आपकी आपकी सुरक्षा व्यवस्था। आपके इतने सारे ड्रोन जो है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, वो सब गायब हो गए ऐसी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। ऐसे कैसे हो गया? तो खैर, ये एक बहुत बड़ा फेल्योर है। आप इसको डिफेंड नहीं कर पाएंगे, पार्लियामेंट में इसका जवाब देना ही पड़ेगा। सभी दलों के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, आप उसमें जवाब दीजिए। आप किसी के सर पे ठीकरा फोड़ना चाहते हैं तो फोड़िए, ये भी सही, कम से कम कोई किसी को रिस्पॉन्सिबल तो ठहराइए। अब चलते हैं बिहार। बिहार में जो राहुल गांधी ने कहा है, अगर ये हालात पहले की तरह कोई और सरकार होती तो जंगल नहीं, उससे भी घनघोर जंगल राज की बात हो जाती। ये जंगल नहीं है तो घनघोर जंगल राज है। ये पता नहीं कौन सा राज्य है, ये इसको लीबिया सूडान या कोई और बना दिया कि पता नहीं किसी कब कौन मारा जाए, कब कौन कहाँ क्या हो। तो ये तो अजीब हो रहा है कि बीजेपी के कार्यकर्ता या समर्थक मारे जा रहे हैं, उसमें कोई होटल में किसी बच्चे की हत्या हो जा रही है, कोई व्यापारी मारा जा रहा है। मतलब कितनी सारी हत्याएं अब पटना में हो रही हैं। क्या इसके लिए नीतीश कुमार जिम्मेवार नहीं है? क्या बीजेपी को नीतीश कुमार पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए? क्या बीजेपी को स्वयं ये जिम्मेवारी नहीं लेनी चाहिए? चूंकि सरकार में तो आप हैं और नीतीश कुमार अपनी उम्र के लिहाज से, वो एक तो सबको मालूम है कि वो एक पपेट चीफ मिनिस्टर की तरह बैठे हुए हैं। तो मूल काम तो बीजेपी ही कर रही है ना। तो जो बिल्कुल। सवाल राहुल गांधी उठा रहे हैं और हाल में उन्होंने वहां रैली की, वहां तो आप बिहार में यही हो रहा है ना, जो अपोजिशन का जो कहना है कि बिहार में भी आप मतदाताओं के मतों को लूटने की कोशिश कर रहे हैं जैसा महाराष्ट्र में किया है, और वो एसआईआर के थ्रू कर रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। क्या ये बैकडोर से एनआरसी नहीं है? और अगर आपको एनआरसी करना था तो आपके पास 11 साल से पूरे देश में कर लिए होते एक साथ। आप वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हैं, एक ही बार 1 महीना में पूरे देश में आप रिवीजन करा लिए होते और इलेक्शन से पहले करा लेते तो समझ में आता। एक तर्क ये दिया जाता है कि साहब 100 लोगों पे जो जनसंख्या है बिहार में, वह 123 आधार कार्ड हैं, 115 आधार कार्ड हैं। तो भैया ये भी आंकड़ा चेक कर लीजिए कि अन्य राज्यों में भी 108, 107, 115, 114 आधार कार्ड हैं। ये तो पूरे देश का हाल है। और ये आधार कार्ड इशू कौन करता है? क्या आरजेडी इशू कर रही है? कांग्रेस इशू करती है आधार कार्ड? ये आप ही की सरकार करती है। बिहार में मान लीजिए कि है, तो बिहार में 20 साल से है कौन? अभी तेजस्वी यादव को मैं सुन रहा था, एक बात भी गलत नहीं उन्होंने कही। जो सवाल तेजस्वी यादव ने उठाए हैं उसको देश की जनता समझ रही है कि भाई सरकार आपकी केंद्र में, सरकार आपकी बिहार में, सरकार आपकी बॉर्डर पर, बीएसएफ आपके पास, एजेंसीज आपके पास, कह रहे हैं आधार गलत इशू हो गया। किसने इशू किया भाई? तो 20 साल से आप उसका रिवीजन क्यों नहीं कर रहे थे बिहार में?
और देश भर में है तो 11 साल से आपने उसका रिवीजन क्यों नहीं किया? ये इलेक्शन के समय और इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि महाराष्ट्र में जितने मत डाले गए और जितनी मत गणना हुई दोनों में फर्क कैसे आ रहा है? और भी बहुत सारे सवाल उठाए गए हैं, एक प्रोग्राम में तो उसको समेटा भी नहीं जा सकता। तो ये बिल्कुल जो जिस बिल्कुल तरह से गड़बड़ी की जा रही है, ये मतदाताओं के साथ धोखा है। अब उनको ये दिखाई हम्म दे गया है कि चूंकि किसी भी क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सफल नहीं हो पा रही है, चाहे वो रोजगार देने के मामले में, महंगाई कंट्रोल करने के मामले में, चाहे वो डेवलपमेंट के मामले में, पुल गिर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार नहीं है। अब गुजरात में जो पुल गिरा वो भ्रष्टाचार, वो एक्ट ऑफ गॉड है कि नहीं है? उसको भी एक्ट ऑफ गॉड कहेंगे या एक्ट ऑफ फ्रॉड कहेंगे आप? जो सड़कें स्पेस टेक्नोलॉजी वाली उखड़ रही हैं, जो पुल बह रहे हैं, जो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अहमदाबाद में प्लेन एक्सीडेंट हो गया तो कैसे स्विच बंद हो गया भाई? जो प्लेन में बैठा होगा खुद स्विच बंद कर लेगा कि चलो अब मरते हैं, स्विच बंद किया जाए इसमें। गजब हाल है, कोई लॉजिक है कहीं पे? तो जो बिल्कुल कुछ भी हो रहा है कहीं भी सक्सेस नजर नहीं आ रहा है। रक्षा के मसले पे, विदेश विदेश के मसले पे, आंतरिक सुरक्षा के मसले पे या किसी अन्य मसले पे। और जैसा कह रहे थे हमारे साथी, मैं बड़ा सहमत हूं उससे कि सिवाय डराने धमकाने और सिवाय सजा देने के आपके पास है क्या? धर्मांतरण हो रहा है, कोई धर्मांतरण आप नहीं रोकते हैं। विदेशी आ गए, घुसपैठी आ गए, कोई घुसपैठिया ना आप रोकते हैं। अरे उनको तो डिटेक्ट करना, ना कोई आप डिटेक्ट करते हैं या निकालते, भय फैलाते हैं। और भय फैला के लोगों को डर दिखाए और फिर अपना किसी तरह सत्ता हासिल करना है। किसी भी मोर्चे पे कोई बिल्कुल सफलता आपको मिली हो तो बता दीजिए। तो दिस इज द बिल्कुल सही कंप्लीट कह रहे हैं फेल्योर ऑफ द गवर्नमेंट। जी बिल्कुल। वो भले जी ही मनोज सिन्हा जी एक्सेप्ट कर रहे हो कि सिक्योरिटी फेल्योर है, लेकिन फेल्योर अगर आप देखेंगे तो ए टू जेड आप कुछ भी उठाकर देख लिया, आपको सिर्फ और सिर्फ इस सरकार के फेल्योर ही आपको दिखाई देंगे। और यही वजह है कि बिहार में इतने नर्वस हैं, क्योंकि मोदी जी को अपनी सत्ता जाती हुई नजर आ रही है। उनको ये पता है कि संघ से पहले ही उनको एक तरह का चैलेंज मिल रहा है, 75 साल वो पूरे कर रहे हैं, गद्दी छोड़ने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, पॉपुलैरिटी का ग्राफ उनका बिल्कुल डिप हो गया है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये और डिप हो गया है। पूरी बॉडी लैंग्वेज, पूरा हाव भाव सब कुछ बताता है कि जैसे दिन पूरे कर रहे हो, इस तरह की स्थिति नजर आ रही है। सत्ता में सत्ता के लिए अपने दिन पूरे कर रहे हो और उनको अंदर से ही चैलेंज मिल रहा है। इसीलिए जो आखिरी उम्मीद है वो है बिहार। और यही वजह है कि तमाम तरह के घोटाले सब कुछ सामने निकलने के बाद भी आप ये देखिए कि एसआईआर की प्रक्रिया लगातार जारी है। अब पत्रकारों पर सच दिखाने के लिए उनके ऊपर एफआईआर की जा रही है, क्योंकि वो वहां जाकर सच बता रहे हैं कि क्या बीएलओज कर रहे हैं, क्या बीडीओ कैसे वहां पर इस्तीफा दे रहे हैं, किस तरह से फॉर्म भरे जा रहे हैं, क्या कुछ वहां पर हो रहा है। उसकी सच्चाई जब सामने निकल कर आ रही है, प्रेशर बन रहा है। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर से होनी और लग रहा है कि अंतरिम रोक लग जाएगी। तो उससे पहले कुछ ऐसा करना चाहते हैं ताकि अगर रोक भी लग जाए तो फिर भी उनका काम हो जाए और एक बार फिर से बीजेपी सत्ता में आ जाए और इस बार बिना किसी बैसाखी के बिहार में सत्ता में आ जाए, ताकि जो केंद्र की भी बैसाखी है उसकी भी उनको जरूरत ना पड़े। ये पूरा खेल बिहार का रचा ही केंद्र की सत्ता को बचाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन कहीं पर भी कामयाबी नहीं मिल रही है। सिद्धार्थ जी, जंगल राज तो सीधे तौर पर देखने के लिए मिल ही रहा है। बिहार में क्या हो रहा है सोचिए, अगर इसका 10% भी किसी और की सरकार होती और अगर हो रहा होता तो अब तक पूरे मीडिया ने हाहाकार मचा दिया होता। और अभी भी ये देखिए, इस मीडिया का चेहरा देखिए कि अभी भी लालू के जंगल राज की तो याद दिलाते हैं, लेकिन 20 साल के नीतीश के बारे में कोई बात नहीं होती है। और एसआईआर की भी जो पूरी प्रक्रिया है उसको भी आप देखिए कि कैसे पोल खुलती हुई नजर आ रही है। तो अब म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल का जिक्र आ गया है कि वहां के नागरिक, वहां के जो लोग हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, इसलिए सब कुछ हो रहा है। जी मेरे ख्याल से उमाकांत जी भी आ गए हैं। उमाकांत जी से सवाल ले लें या मैं इसका जवाब दे दूं? आपने जो पूछा है आप दे दें, आप संक्षिप्त जवाब दें, फिर मैं उमाकांत जी के पास जाती हूँ। उमाकांत जी, ठीक स्वागत ठीक है आपका, ठीक है सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ जुड़ गए हैं। उमाकांत जी, स्वागत आपका जी। जी। देखिए, बिहार के साथ ऐसी बात है ना कि बिहार को लोग जानते बहुत हैं। पूरे भारत में तो हर आदमी बिहार को जानता ही है, दुनिया भर में बिहार का नाम है। लेकिन आप
साधारण जनता से पूछिए कि कितने लोग बिहार गए हैं, तो बिहार जाने वाले कम होते हैं। बिहार के बदले लोग दिल्ली चले जाते हैं, आगरा चले जाते हैं, कश्मीर चले जाते हैं, वैष्णो देवी चले जाते हैं, तिरुपति बालाजी चले जाते हैं। लेकिन बिहार में लोग, बिहार के राज्य से बाहर बिहार जाने वाले लोग कम होते हैं। तो भाजपा ये जानती है कि बिहार के अंदर जिस तरह का जंगल राज चल रहा है, उसके कारण उसकी लोकप्रियता काफी घट गई है, और उसका प्रमाण हमें मिल गया कि एसआईआर के खिलाफ जो बिहार बंद हुआ था वो बहुत सफल रहा था। वहां पे नेतागण और राजनीतिक दल को तो छोड़ दीजिए, जनता भी सड़क पे आ गई थी, जनता भी अपनी अपनी भैंसे लेके, अपनी लाठी लेके सड़क पे आ गई थी। तो बिहार में, बिहार के निवासी के लिए तो बिहार में जंगल राज है, ये प्रमाणित हो चुका है। लेकिन भाजपा जानती है कि बिहार के बाहर वालों को क्योंकि ये पता नहीं है, इसलिए हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए बाहर ये कुछ दूसरी कहानी कह रही है। तो खैर, ये बाहर कुछ भी कहानी कहे, बंबई में या कर्नाटक में आज बिहार के बारे में लोग क्या सोचते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि चुनाव बिहार में होने वाले हैं और बिहार के मतदाता वोट करने वाले हैं। मैं एसआईआर पर बाद में आता हूं। देखिए, अपराध दर, और ये चीज जो मैं बता रहा हूं, ये एक सिद्धांत है। ये सिद्धांत सिर्फ बिहार के लिए नहीं, दुनिया में कहीं के लिए भी लागू होता है। अपराध दर जहां ज्यादा हो जाता है, वहां पर आर्थिक विकास कम हो जाता है। क्योंकि सीधा सीधा कारण है कि जैसे ही कहीं अपराध दर बढ़ जाता है, वहां की आधी से ज्यादा आबादी, खास करके महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग घर से निकलना कम कर देते हैं। अगर निकलते भी हैं तो सूर्योदय को निकलते हैं और सूर्यास्त तक वापस आ जाते हैं। तो जैसे ही आधा से ज्यादा आबादी घर से बाहर निकलना कम करेगी, तो व्यक्ति जैसे ही घर से बाहर कदम रखता है, कुछ ना कुछ वो क्या कहते हैं, आर्थिक रूप से किसी न किसी तरह का सरकार को योगदान देता है, वो टैक्स देता है, वो चाय पीता है, वो बस में चलता है। आप कुछ भी काम कीजिएगा तो कुछ ना कुछ पैसा तो सरकार को जाता है, वहां से वो रोटेशन शुरू होता है, आर्थिक प्रगति शुरू होती है, आर्थिक पैसे का क्या कहते हैं, विनिमय कहिए, वो साइकिल शुरू हो जाता है। तो जहां पर भी अपराध दर ज्यादा होगा, वहां पर आधी से ज्यादा आबादी डर के मारे घर के अंदर रहेगी, और इसीलिए वहां पर आर्थिक विकास बहुत कम होगा। तो बिहार में बहुत पहले से ये देख रहे हैं कि आज की बात नहीं है, बिहार में आर्थिक विकास कम है। लोग कहते हैं कि अपराध ज्यादा है इसीलिए आर्थिक विकास कम है, लेकिन असल में अपराध ज्यादा है इसीलिए आर्थिक विकास कम है। आर्थिक विकास के कारण अपराध ज्यादा नहीं है। उसका एक उदाहरण देता हूं। एक बिहार है और एक बंगाल है, दोनों की तुलना कर लेते हैं। एक में भाजपा की सरकार है, एक में भाजपा के दूसरे क्षेत्रीय दल की सरकार है जो कि भाजपा की नहीं है। हत्या, बिहार में 1 लाख लोगों के ऊपर 2.3 लोगों की हत्या होती है। मान लीजिए 2 लोगों की हत्या होती है 1 लाख लोगों के ऊपर, लेकिन बंगाल में वो एक ही आदमी, एक व्यक्ति की हत्या होती है। मतलब बंगाल में हत्याएं कम होती है। महिलाओं के ऊपर अपराध, 1 लाख लोगों के ऊपर बिहार में 5.5 महिलाओं के ऊपर अपराध होते हैं। अगर आप बंगाल में रहते हैं तो वो 4 से कम है। मतलब बंगाल में महिलाएं ज्यादा सुरक्षित हैं। बच्चों के ऊपर अपराध, 1 लाख पर 2 बच्चों के ऊपर बिहार में अपराध होता है, बंगाल में वो 2 से कम होता है। इसका मतलब बंगाल में बच्चे ज्यादा सुरक्षित हैं। दलितों के ऊपर अपराध, 1 लाख दलितों के ऊपर बिहार में 29 दलितों के ऊपर अपराध होते हैं। अगर आप बंगाल में दलित हैं तो 5 ही अपराध होते हैं। मतलब बंगाल में अपराध दर काफी कम है बिहार के मुकाबले। बिहार और बंगाल दोनों पड़ोसी राज्य है, दोनों बड़े राज्य हैं। एक में बीजेपी की सरकार है, एक में नॉन बीजेपी की सरकार है। हुआ यह है कि मेरे ख्याल से डीबी लाइव के कोई भी दर्शक इसको गूगल पर सर्च कर लीजिएगा। एक ब्रोकन विंडो थ्योरी होती है। 1990 के आसपास स्टीवन पिंकर और जॉर्ज किलिंग नाम के 2 सामाजिक शोधकर्ताओं ने एक रिसर्च किया, और वो रिसर्च बहुत सिंपल था कि जहां पर भी सड़क पे पुलिस ज्यादा दिखती है वहां पर अपराध दर कम हो जाता है। मतलब सड़क पर पुलिस दिख जाती है तो वहां पर अपराध कम हो जाता है। पर बिहार में हुआ क्या है, बिहार में आज मतलब 1300 लोगों के ऊपर, 1300 नागरिकों के ऊपर एक पुलिस है, जबकि यूनाइटेड नेशन कहता है कि 450 नागरिकों के ऊपर एक पुलिस होनी चाहिए। मतलब दुनिया भर में जितनी पुलिस है उससे 3 गुना ज्यादा नागरिकों पर बिहार में एक पुलिस है। मतलब नागरिकों के ऊपर पुलिस कम है। 1,10,000 पुलिस वाले हैं बिहार में, और 1,12,000 पुलिस के पद रिक्त हैं। मतलब जितने पुलिस में लोग हैं ना, उससे ज्यादा वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। और वीआईपीओ के ऊपर, केवल वीआईपीओ के ऊपर 7,000 पुलिस लगी हुई है बिहार में। इसका मतलब ही बिल्कुल स्पष्ट है कि बिहार में सरकार ने नागरिक सुरक्षा के ऊपर किसी भी तरह का निवेश नहीं किया है।
वो, और ये दुनिया भर का साइंस बताता है कि केवल और केवल पुलिस की संख्या बढ़ जाने से, सड़क पे पुलिस घूमती हुई दिख जाती है तो वहां पर अपराध दर कम हो जाता है। और मैंने आपको डाटा बता दिया कि बिहार में जितनी पुलिस है ना, जितनी पुलिस बिहार सरकार के पास है उससे ज्यादा तो वैकेंसी है, उतनी ज्यादा तो पद खाली है, और जो बचे खुचे पुलिस है उसमें ज्यादातर लोगों को लगा दिया है वीआईपी के लिए। तो ऐसी स्थिति में बिहार में जंगल राज होना स्वाभाविक है, और इसीलिए हम देख रहे हैं कि रोज बिहार में कहीं पर व्यापारियों की, महिलाओं का और बच्चों का तो मैंने डाटा बता दिया, लेकिन अब क्या हो रहा है मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का भी देखिएगा। 29 दलितों के साथ क्या कहते हैं अपराध हो जाते हैं 1 लाख पर, वो अखबार में नहीं आता, लेकिन किसी एक व्यापारी की हत्या हो जाती है तो आप अखबार में आ जाता है। इसका मतलब ही है कि अपर क्लास और अपर मिडिल क्लास को भी अब जंगल राज का गर्मी, उसके वो जो गर्मी है वो अब सटने लगी है। इसीलिए लोग इस चीज को बढ़ा रहे हैं, क्योंकि दलितों के साथ कोई अपराध होता है तो बेचारा दलित वो खुद ही वो अपराध से ग्रस्त है, वो उसको क्या कहते हैं मीडिया में पहुंचाएगा कैसे। तो मेरे ख्याल से जी इसका कारण यही है कि बिहार में जो अपराध बढ़ रहा है, इसके कारण बिहार के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा नाखुशी है। अब बढ़ते अपराध के चलते वहां पर आर्थिक विकास भी कम हो रहा है, महिलाएं बच्चे घर से निकलने के लिए संकोच करते हैं। ऐसी स्थिति में इस तरह की बात हो रही है। तो मेरे ख्याल से, और दूसरी एसआईआर के बारे में मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, मेरे ख्याल से लखेरा जी आ गए हैं, वो जी उस मैं बात आपके को पास ज्यादा लौटूंगी। बताएंगे तो ठीक रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल सिद्धार्थ जी, मैं आपके पास लौटूंगी, लेकिन आपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से तमाम आंकड़े यहाँ पर रख के कंपैरिजन करके ये बताया है कि बिहार की स्थिति क्या है और दूसरे राज्यों से किस तरह से बदतर है। उमाकांत जी, आपको शामिल करना चाहूंगी, और बिहार से लेकर जम्मू कश्मीर तक जिस तरह से सरकार का फेल्योर सीधे तौर पर नजर आ रहा है, सिक्योरिटी का फेल्योर है, हर स्तर पर फेल्योर नजर आ रहा है। एसआईआर की प्रक्रिया लाई गई है ताकि सत्ता को बिहार में बचाया जा सके और बिहार के रास्ते केंद्र की सत्ता को बचाया जा सके, क्योंकि मोदी जी को हर तरफ से चैलेंज मिलता हुआ नजर आ रहा है, अपने ही घर में उनको चैलेंज मिल रहा है। अब तो मोहन भागवत भी एक तरह से 75 साल की बात उनके सामने करते हुए नजर आ रहे हैं, और अब मैं उसमें मनोज सिन्हा सामने आके कहते हैं कि वो एक्सेप्ट करते हैं कि सिक्योरिटी लैप्स है एंड ही टेक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन उन्होंने तो कर ली, लेकिन अमित शाह क्या कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या नरेंद्र मोदी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे? क्या कोई इस्तीफा होगा? बिहार से लेकर यहाँ तक आपकी पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहली बात तो ये है दूसरा जी कि जो मनोज सिन्हा साहब का जो बयान है वो बयान उनसे दिलवाया गया और उन्होंने किसी के कंधे का बोझ अपने कंधे पे रख दिया है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में एक ट्रेंड है ये कि अपना कीचड़ तुम्हारे चेहरे पे लगा हुआ तो वो कीचड़ कहेगा नहीं नहीं ये कीचड़ थोड़ा थोड़ा मुझ पे भी लगा दो, ताकि उसका चेहरे का कीचड़ कम हो जाए। पार्लियामेंट का सेशन हो रहा है, पार्लियामेंट के सेशन में सवाल उठेंगे कि भाई ये बताइए कि पहलगाम का जिम्मेदार कौन है, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसका इस्तीफा लिया जाए। भाई इस्तीफा हुए हैं ना इस देश में तमाम लोगों के, सैकड़ों दर्जनों लोगों के इस्तीफे हुए, मॉरल जिम्मेदारी, क्योंकि इनकी मॉरलिटी से इनका कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए इस्तीफा क्यों करेंगे। तो इनको अभी 21 तारीख से सेशन पार्लियामेंट का होने वाला है, सबसे ऊपर पहलगाम का इश्यू है। तो अमित शाह जो चाणक्य कहे जाते हैं और सिक्योरिटी के पूरे कंट्रोल कर रहे हो, कंट्रोल कमांड उन्हीं के हाथ में है, तो वो कहाँ थे? अगर आपकी नाक के नीचे ये इस तरह की बड़ी वारदात हुई है, बेकसूर लोग मारे गए, अब तो कई तरह की कार्यां करी जा रही है। हमारे पास क्योंकि प्रूफ नहीं है इसलिए हम कह नहीं सकते, लेकिन सवाल ये है कि आपकी जिम्मेदारी कहाँ है, किसकी जिम्मेदारी है कि वो 4 लोग 3 लोग जितने भी लोग थे वो कहाँ है, वेयर अबाउट्स कहाँ है उनके? तो कुछ है नहीं आपके पास। आपने एक वार मेमोरी खड़ा किया 2 हफ्ते तक, 13-14 दिन तक देश में एक युद्ध का उन्माद खड़ा किया गया और कहा गया मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। तब तो क्या हुआ जमीन पर? आज हालत ये है कि अमेरिका ने हमारी जो रही सही जो प्रतिष्ठा है उसको मिट्टी में मिला दिया, कहा गया हमने सीज फायर करवाया। इनका कहीं नाम ही नहीं है। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि सरकार को सामना करने का हैसियत नहीं है। ये सरकार में इसलिए नैतिक बल नहीं है तो सामना करने की भी हैसियत नहीं है। सामना कैसे करेंगे? इसीलिए मनोज सिन्हा से को कहलवाया गया, क्योंकि वो नहीं तो वो वही वाला सिचुएशन होगी सत्यपाल मलिक वाली कि भाई नैतिक जिम्मेदारी कौन ग्रहण करे, कौन ग्रहण कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। तो सवाल ये है कि ये सारी चीजें इस सरकार के कुप्रबंधन का नतीजा है। चाहे वो पहलगाम हुआ, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाहे वो
जो भी हमारा नुकसान हुआ अब उसमें लिपापोती कर रहे हैं। वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं NSA साहब, वो लिपापोती करने में लगे हुए कि कोई नुकसान नहीं हुआ। अरे आपके जो CDS है वो कह चुके नुकसान हुआ है, आपके नेवी के चीफ कह चुके हैं वहां पर जाकर के, विदेश में जाकर के, कि हमारे यहाँ हमारा नुकसान हुआ। तो आप जो है ये लिपापोती क्यों हो रही है? नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, बिहार का जो फेलियर है वो तो उसकी तो कोई कल्पना नहीं की जा सकती। अब इनको ये लग गया, देखिए इनको हालत ये है कि बिहार में बड़े पैमाने पर माइग्रेशन है। अब इनसे हिसाब मांगा जा रहा है 20 साल का, इनसे कोई 3 महीने का या 11 महीने का हिसाब नहीं किया जा रहा है, 20 साल का हिसाब मांगा जा रहा है। 1.5-2 साल नीतीश कुमार और तेजस्वी की सरकार रही, 18 साल तो रहे ना, पूरी ठोक बजा के 18 साल में बीजेपी सपोर्ट करती रही। तो सवाल ये है कि आपने बिहार में किया क्या? प्रधानमंत्री मोदी बिहार में जाकर के घोषणा करते हैं कि हम स्पेशल ट्रेनें चला रहे हैं बेंगलोर से और मुंबई के लिए और कर्नाटक के लिए। सवाल ये है कि आपने बिहार में बिहार के लोगों को या बिहारियों के उत्थान के लिए क्या किया? कोई फैक्ट्री खोली आपने? अबे ट्रेनें क्यों चला रहे हो आप? ट्रेनों की जरूरत नहीं है। तो आप बिहार में फैक्ट्रियां खोलते, रोजगार के साधन करते, रोजगार का वातावरण आप पैदा करते, दीर्घकालिक रणनीति बनाते। अब चुनाव आ गया तो आपने पैकेज तो बिहार को दिया नहीं, जो कि आपका वादा था कि भाई आप विभाजन करेंगे बिहार का तो आप पैकेज देंगे, क्योंकि उत्तर बिहार जो बचा हुआ बिहार है उसमें तो कोई फैक्ट्री कारखाना नहीं है। तो सवाल ये है कि, और अभी इन्होंने क्या किया कि ध्यान बांटने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है, अब ये धंधा शुरू कर दिया SIR का। अब उसमें क्या हो रहा है कि पूरा जो सीमांचल है उसमें 24 सीटें, सीमांचल के 4 जिलों में ये 24 सीटें आती हैं जिसमें मुस्लिम डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं। अब आप वोट बांटेंगे, वोट काटेंगे और उसके बीजेपी को फायदा हो जाएगा, वो ना। अब इनकी जो पूरी टारगेट है कि बिहार को अगर कॉलोनी बनाना है भारतीय जनता पार्टी की, तो क्या करोगे आप अपनी मर्जी से वोट कटवाओगे, लोगों को वोट डालने से वंचित करवाओगे। तो मुझे लग रहा है कि अभी इस पर ज्यादा कहना इसलिए ठीक नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप काउंटर एफिडेविट दीजिए 21 तारीख को, उसके बाद रिजॉइंडर का मौका है, 28 तारीख को फाइनल सुनवाई सुप्रीम कोर्ट करेगा। मेरा पक्का भरोसा है, पक्का विश्वास है कि सुप्रीम कोर्ट इनको छोड़ेगा नहीं, क्योंकि ये जिस तरह से गलतियां कर रहे हैं, एक पत्रकार पर वहां अजीत अंजुम पर FIR होगी। सवाल ये है कि जो आपको एक्सपोज करे, आपकी करतूतों को पब्लिक में ले जाए, आपके झूठ को, फरेब को आप पब्लिक में दिखाए कि आप सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के वकील क्या बोल रहे थे? कह रहे थे हुजूर आप जो है स्टे मत दीजिए, अगर हम गलती करेंगे तो हमें बताइए कहाँ गलती कर रहे हो। तो गलती तो पूरा इससे पहले इलेक्शन कमीशन करा, गलतियां तो अंबार लगा हुआ है। आप देखिए क्या हो रहा है ग्राउंड सिचुएशन पर। तो मुद्दे बहुत ज्यादा है, सरकार को सलीका नहीं है, सरकार के पास काम नहीं है, सरकार को के कंट्रोल से चीजें बाहर हो चुकी हैं। और मैंने कोई सरकार ऐसी नहीं देखी जो सत्ता में आई है उसको 1 साल हुआ हो, 11 महीने हुआ हो और वो सरकार पूरी तरह एक्सपोज होगी। अब ये सवाल है कि 4 साल तक चलेगी कैसे सरकार? मुझे वो चिंता हो रही है कि सरकार 4 साल तक चलने का मादा है इस सरकार में, और कैसे ये बिहार में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाएंगे। जब आप वोटर लिस्ट में गैम्बलिंग कर रहे हो, धांधली करवा रहे हो, तो निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव की तो बातें दूर हो गई है, कहानी खत्म हो गई। तो बहुत बड़े सवाल है, बहुत बड़े मुद्दे हैं। मुझे लग रहा है कि इस सवाल पर इस सरकार को बहुत सारे आंसर देने हैं। पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है और ये सेशन भी वॉक आउट होने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। जी धन्यवाद। जी, मैं इससे पहले ओमकारेश्वर जी आपके पास हूँ, एक क्विक मैं आपसे इसका एक सवाल इसमें जोड़ना चाह रही थी उमाकांत जी, कि 28 तारीख को फाइनल सुनवाई होनी है, यानी कि क्योंकि जब वोटर इलेक्टोरल रोल का ड्राफ्ट जो आएगा उससे पहले ही सुनवाई है। हालांकि चुनाव आयोग ने कहा था कि आप जो है बाद में देख लिया जाएगा, क्योंकि उनकी जाहिर सी बात है नियत क्या थी वो सब वो देखा हमने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस सब के बीच 21 और 28 से पहले क्या, और खासतौर पर 28 से पहले क्या चुनाव आयोग बिहार में कोई बड़ा खेल कर रहा है? इसीलिए आप ये देखिए कि पत्रकारों पर FIR हो रही है, क्योंकि पोल खुल रही है, डॉक्यूमेंट्स नहीं है, खाली फॉर्म्स लिए जा रहे हैं, उसमें भी किसके दस्तखत है, कोई रिसीविंग नहीं है, कुछ नहीं, सब कुछ खुल के सामने आ गया है। तो अब वो क्या ऐसा कुछ करने जा रहे हैं कि अगर ये रोक लग भी जाए तब भी कुछ ना कुछ वो ऐसा कर लें ताकि बीजेपी को फायदा हो? देखिए अभी तो मैं तत्काल कुछ नहीं कह सकता। ये जो भी उपक्रम चल रहा है, जो भी प्रोजेक्ट चल रहा है, ये बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए चल रहा है।
और मैं आपको ये बता सकता हूं कि जेडीयू के भीतर इस मुद्दे को लेकर के बहुत नाराजगी है। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई बिहार में, और मैं खुद पिछले महीने के आखिर में 8 दिन बिहार में था मैं, और मैंने देखा कि लोग, जनता ग्रास रूट लेवल पे बहुत नाराज है, वो बदलाव चाहती है, और वो भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। उनको लग रहा है कि इस सरकार को, नीतीश कुमार की इमेज, निजी इमेज बहुत अच्छी है। उनको लगता है कि नीतीश कुमार को ये रिप्लेस करने जा रहा है, और रिप्लेस करके ये अपना जो इनका सेफरन एजेंडा है उसको लागू करेंगे। फेस इनके पास, चेहरा इनके पास कोई है नहीं, इधर ही जोड़ तोड़ करके, खरीद फरोख्त करके सरकार बनाने की कोशिश करेंगे। इनको लगता है, इनका एक बात लगता है बिहार में, कि किसी तरह ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आ जाए नीतीश कुमार के साथ। अब ये लार्जेस्ट पार्टी बनकर के आए, लार्जेस्ट पार्टी तो आज की तारीख में भी बीजेपी है, दुगनी सीटें हैं, नीतीश कुमार से दुगनी सीटें हैं बीजेपी के पास, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा है नहीं, तो आप चल नहीं पाओगे। तो अब इन्होंने क्या करना है, बिहार में अपने को एक ही फंडे पे छोड़ना है। लार्जेस्ट पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, एक पॉलिटिकल आदमी आरिफ मोहम्मद खान साहब वहां चीफ गवर्नर बने ही हुए हैं। अब ये क्या कहेंगे, बिहार फॉर्मूला, महाराष्ट्र फॉर्मूला बिहार में लागू करेंगे, लार्जेस्ट पार्टी को सरकार बनाने का न्योता देंगे, पिछले नीतीश कुमार को ये डंप करेंगे, और 2 महीने का कार्यकाल देंगे, 15 दिन, 1 महीने का कार्यकाल देंगे बहुमत साबित करने का। तब तक ये नंगई होकर के पूरा खरीद फरोख्त का इंतजाम करेंगे, और कह देंगे कि साहब बहुमत वाली जो बड़ी पार्टी है, क्योंकि हंग असेंबली है, नीतीश कुमार से हमारा नाता टूट चुका है, या जो भी होगा नीतीश कुमार को क्या समझाएंगे। क्योंकि कारण ये है कि नीतीश कुमार को ये जल्दी खोएंगे, इसलिए नहीं कि नीतीश कुमार के 12 एमपी इनको यहाँ सपोर्ट कर रहा है। तो अगर नीतीश कुमार जाते हैं तो 12 एमपी भी विड्रॉ करेंगे। तो ये कोशिश करेंगे कि एक ऐसा बैलेंस बनाना, ताकि नीतीश कुमार लोकसभा से के अपने सांसदों से इनके विड्रॉ न करें। अब वैसे भी मैं आपको साफ साफ बता दूं कि नीतीश कुमार की पूरी पार्टी के सारे एमपी से इन्होंने 1-to-1 डीलिंग शुरू कर रखी है बीजेपी वालों में। अगर कल कल कोई ऐसी वारदात होती है तो वहां तोड़ फोड़ करा देंगे, जैसे शिवसेना में कराई थी। तो ये क्या करने जा रहे हैं गुप्ता जी, किसी को ऊपर वाले को पता है, इनको पता है, और तीसरा आदमी को नहीं पता क्या होने वाला है। लेकिन बिहार में जनता इनको सबक सिखाने के लिए तैयार बैठी हुई है, इतना मैं कह सकता हूं। और ये जो SIR का जो घपला धंधेबाजी हो रही है, इससे लोग बहुत नाराज है ग्रास रूट लेवल पर, इतना मैं कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद। जी बिल्कुल। और एक सर्वे भी कराया गया था, उस सर्वे में जब लोगों से पूछा गया इस पूरी प्रक्रिया और सबको लेकर, तो 60% से ज्यादा लोग जो हैं, देखिए प्रक्रिया चुनाव आयोग करा रहा है, लेकिन नाराज वो बीजेपी से नजर आए लोग वहां पर, क्योंकि जाहिर सी बात है अब लोगों को ये पता चल गया है, नकाब नहीं रह गया है, उनको पता है चुनाव आयोग ही बीजेपी है, बीजेपी ही चुनाव आयोग है। ये विपक्ष भी कह रहा है, वहां की जनता भी कह रहे हैं। इतने अनरेस्ट चुनाव आयोग को लेकर और इतना ज्यादा मिसट्रस्ट जो है चुनाव आयोग को लेकर कभी देखने के लिए नहीं मिला। शायद आजादी के बाद पहली बार देखने के लिए मिला हो कि जनता सड़कों पर किसी पार्टी के विरोध में नहीं, बल्कि चुनाव आयोग के विरोध में सड़कों पर उतरी है। अब आप ये सोचिए कि लोकतंत्र के लिए ये कितना खतरनाक है। और वो बात कि 400 पार इसलिए चाहते हैं ताकि संविधान और लोकतंत्र को खत्म कर सके, वही ऐसा लग रहा है कि उसी की तरफ, उसी प्रक्रिया की तरफ आगे बढ़ते हुए ओमकारेश्वर जी नजर आ रहे हैं। क्योंकि अगर लोकतंत्र में वोट देना इतना मुश्किल बना दिया जाए, जो कि सबसे आसान प्रक्रिया है, और जिस संस्था के ऊपर ये जिम्मेदारी है वो एक पार्टी का पिट्ठू बनकर काम करने लगे और वो पत्रकारों पर FIR करने लगे, तो सोचिए लोकतंत्र की फिर स्थिति बची क्या है। देखिए, जो बिहार का चुनाव हो रहा है वो सिर्फ बिहार का चुनाव नहीं हो रहा है, वो केंद्र की एनडीए सरकार, बीजेपी सरकार का भी एक तरह से फैसला करने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार का चुनाव हर कीमत पर जीतना चाहते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए मेरी लोकप्रियता बरकरार। बिहार का चुनाव जीत गए, उन्होंने अपनी लोकप्रियता दिखा दी, तो उनको आगे चलने के लिए मौका, एक नैतिक जो है वो बल मिलेगा, ऐसा लगता है, ऐसा उस फेमी में माना जाता है। क्योंकि कई तरह से, एक तो इस सरकार ने अपना जो है विश्वास खो दिया है जनता में, देश में अपना इकबाल खो दिया है। ऑपरेशन सिंदूर से लेके पहलगाम एक विफलता, ऑपरेशन सिंदूर दूसरा, उसके बाद रक्षा विफलता, उसके बाद हमारी विदेश नीति की विफलता, आर्थिक नीति की विफलता तो कब की हो चुकी है, और किसी मोर्चे पे ये कुछ कहने, दिखाने और विश्वास के लायक नहीं रह गए हैं।
झूठ इतना ज्यादा है कि अब हर व्यक्ति जान चुका है आज के डिजिटल जमाने में कि जो कुछ ये कह रहे हैं उसके विपरीत काम करते हैं। इनके कोई वादे पूरे नहीं हुए, न युवाओं से किए वादे, न किसानों से किए वादे, न व्यापारियों से किए वादे, किसी भी प्रकार के। अमेरिका का प्रेशर उसी तरह पड़ रहा है। जो हथकड़ियों बेड़ियों में वहां लोगों को भेजा गया, उससे देश के जो मान सम्मान को जो ठेस पहुंचा है, लोग उसको भूल नहीं सकते। आपके सारे नैरेटिव ध्वस्त हो चुके हैं, हिंदू मुसलमान से लेके और खानदान से लेके सारे नैरेटिव ध्वस्त हो चुके हैं। किसी में भी कोई वो नहीं बचा है। तो अब जो है किसी भी तरह से मतलब येन केन प्रकारेण बिहार को जीतना इनका लक्ष्य है, ताकि बिहार को जीत के हम अपनी लोकप्रियता का कम से कम कुछ ढिंढोरा पिटवा सकें गोदी मीडिया के माध्यम से कि अभी मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मोदी की गारंटी है, और ये सब दिखाना चाहते हैं। और इसके माध्यम से आरएसएस पर नैतिक मानसिक दबाव बनाना चाहते हैं। जो वो इनसे ये कह रहा है, मोहन भागवत अब कह चुके कि अब आप 75 के हो चुके, शॉल उड़ाया जाने लगा है, तो अब आप हट जाइए, दूसरों को करने का मौका दीजिए। और ये चूंकि इनका अपना वादा है, अब तो इनके किसी वादे पे भरोसा नहीं है। अब इन्होंने जो जो ये परिपाटी पार्टी के अंदर चलाई कि 75 बाद के लोगों को हम सक्रिय राजनीति में नहीं रहने देंगे, और उसको लेके इन्होंने दर्जनों नेताओं को, बड़े वरिष्ठ नेताओं को देश के, उसको साइडलाइन किया, उनको रिटायर किया। अब इनके सिर पे स्वयं आ गया है कि क्या उसी नैतिक जिम्मेवारी को आप स्वयं अपने ऊपर वहन करेंगे, या खुद को और एक्सपोज करेंगे कि नहीं साहब, अब तक मैं झूठ बोल रहा था, ये मेरा अनदर झूठ है, वो भी जुमला था, ये भी जुमला है। दूसरों को हटाया इसलिए कि वो हमारे पॉलिटिकल ओपोनेंट थे या हमको पॉलिटिकली सूट नहीं कर रहे थे, वरना आपसे बेहतर जी प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी में और हो सकते थे। और भी लोग थे, मुरली मनोहर जोशी से लेके तमाम ऐसे नेता थे जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे भी थे, और लेकिन आपने उनको सबको किया। तो बड़ी चारों तरफ से मुश्किलें हैं। उस मुश्किलों के बीच में एक ये जो है बिहार है कि किसी तरह इस पतवार को निकाल दें, इसको नैया पार लगा दे, तो मेरी नैया थोड़ी और पार लग जाए, बस ये है। लेकिन मैं आपको जी बताना चाहता हूं, मैं बिहार से आता हूं। बिहार की जनता भी आह्लादित नहीं हुई थी जब इन्होंने कहा था 60,000 करोड़ दे दूं, 80,000 करोड़ दे दूं, 1 लाख करोड़ दे दूं, चलो 1,20,000 करोड़ दे दिया। क्या वो मिल गया बिहार की जनता को? क्या बिहार के बंटवारे के बाद उसको स्पेशल आर्थिक पैकेज मिल गया? केंद्र में भी आप हैं, राज्य में भी आप हैं, लखेड़ा जी पूरा हिसाब गिना चुके हैं। कितना ज्यादा आप लोगों को मतलब बहलाएं भड़काएंगे और झूठ बोलेंगे, भरमाएंगे। बिहार की तो जनता इतनी जागरूक है, मैं बताऊं कि जो व्यक्ति रिक्शा चलाता है ना, वो रिक्शा रोक के अखबार पढ़ता है, किनारे लगा के जी वो अखबार पढ़ रहा होता है कहीं से लेके। ट्रेन में चलते हैं लोग ना, तो इधर उधर की गप नहीं करते, वो दिल्ली की गप करते हैं कि किसकी सरकार और कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन कैसा कर रहा है। तो पॉलिटिकली बहुत अवेयर जनता है बिहार की। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम आपके पास है, चुनाव आयोग आपके पास है। चुनाव आयोग ने तो अपनी ऐसी प्रतिष्ठा बनाई है कि लगता है कि अब टीएन शेषन पुनर्जन्म ले सकते तो इस देश का बड़ा भला हो जाता। कोई ऐसा व्यक्ति रीढ़ बिल्कुल वाला खड़ा हो सकता, कम से कम इस देश के लोकतंत्र को बचा लेता। आखिरी भरोसा सुप्रीम कोर्ट पे लोगों को है कि वो करे। कमाल की बात है, आप पूरे देश में आधार कार्ड यही कह के लागू किया ना कि एक कार्ड रहेगा और उसमें सब कुछ रहेगा, और वो आधार कार्ड कितनी सारी मुश्किलों के बाद बनता है। कोई आसानी से थोड़ी बन जाता है कि आप डालिए और निकल जाएगा आधार कार्ड। इतना आसानी से जी जाहिर उससे सी बात उससे आसानी से तो पेटीएम बन जाता है, कुछ और। तो उस कार्ड को आपने बिहार में खारिज करना शुरू कर दिया कि नहीं नहीं, बिहार का आधार कार्ड नहीं चलेगा। अरे भाई, जितनी गड़बड़ी बिहार के आधार कार्ड में है उतनी ही गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, किसी और राज्य में है। थोड़ा बहुत परसेंटेज का फर्क है। तो फिर पूरे देश के आधार कार्ड को खारिज करिए। ये क्या तमाशा है इस तरह का? और ये तेजस्वी ने जो सवाल उठाया है, ये तार्किक है कि इसके पहले के 2014 के बाद से जो लगातार चुनाव हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव जो बिहार में हुए, तो इसका मतलब गलत मतदाता सूची पे आप जीते हैं। आप ही जीते हैं ना, बिल्कुल आपके बहुत सारे एमपी जीते हैं ना, तो वो क्या गलत था? और आज अचानक चूंकि आपको बिहार जीतना है, तो ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन और जो सवाल उठा रहे हैं अजीत अंजुम जैसे पत्रकार, जो दिखा रहे हैं कि देखिए साहब यहाँ पे कोई दस्तावेज नहीं है और कुछ नहीं है, उन पे आप एफआईआर कर रहे हैं। गजब है।
तो ये बिल्कुल यही ये है अफ्रीका जी। एक्सपोज की हद हो बिल्कुल चुकी है, एक्सपोज। पार्लियामेंट में इनको जी जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं ओंकारेश्वर जी आप। और वक्त की कमी है इसलिए मुझे यहाँ पर माफ कीजिएगा रुकना पड़ रहा है। और साफ तौर पर पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। और आने वाला मॉनसून सेशन जो है वहां पर किस तरह से सरकार की बखियां उधरने वाली हैं वो भी देखना होगा, क्योंकि मुद्दों का अंबार है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी विपक्ष की है कि वो कैसे पार्लियामेंट में किस जोर शोर से और किन तेवरों के साथ इन तमाम मुद्दों को उठाता है और मजबूर करता है कि प्रधानमंत्री आकर, गृह मंत्री आकर जवाब दें इन तमाम इश्यूज पर। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ जी आपका, ओंकारेश्वर जी आपका और उमाकांत जी आपका समय देने के लिए।